एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, भूषण अपनी पत्नी क्रांति देवी के साथ घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर पंचायत भवन पर पड़ी। वहां का नजारा देख उसके कान खड़े हो गए। पंचायत ऑफिस के सामने सचिव जी, विकास, प्रहलाद चाचा और पूर्व प्रधान जी चारों बैठकर चिलचिलाती बियर का आनंद ले रहे थे। भूषण के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अगले ही दिन भूषण तनकर पंचायत भवन पहुंचा। सचिव जी अपने काम में लगे थे। सचिव जी, भूषण ने अधिकार वाले स्वर में कहा, यह पंचायत भवन सिर्फ सरकारी काम के लिए बना है, किसी के रहने के लिए नहीं। आप बाहर कमरा ले लीजिए। विकास भी वही मुंह लटकाए नए नए प्रधानपति बने भूषण की बातें सुन रहा था। जब से भूषण प्रधानपति बना था, वो रोज कोई न कोई नया तरीका खोजता रहता कि कैसे सचिव जी और विकास को परेशान किया जाए। दोपहर में जब सचिव जी खाना खा रहे थे तो उन्होंने विकास से कहा, विकास, एक काम करते हैं, फकौली बाजार में एक कमरा देख लेते हैं। 2-3 महीने की ही तो बात है, क्या दिक्कत है। विकास ने तुरंत प्रहलाद चाचा को फोन लगाया और सारी बात बता दी। शाम को चारों की बैठक पूर्व प्रधान जी के घर पर हुई। प्रहलाद चाचा ने अपनी दमदार आवाज में कहा, अरे सचिव जी, फकौली जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर पूरा खाली पड़ा है, आप मेरे घर पर रुकिए। बात 3 महीने की है, आराम से रहिए यहाँ, कहाँ रोज अप डाउन करेंगे। अभिषेक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब प्रधान जी ने भी जोर दिया तो सचिव जी मान गए। अगले ही दिन सचिव जी ने अपना सामान प्रहलाद चाचा के घर में शिफ्ट कर लिया। अब चारों ने अपना अड्डा भी बदल लिया था। बैठकी लगाने के लिए वे अक्सर नहर के पास प्रधान जी के खेत पर जाने लगे। इधर पंचायत भवन के आसपास भूषण, विनोद और माधव का ही बोलबाला था। देर रात तक वे पंचायत भवन में रुकते और अपनी राजनीति चमकाने के लिए नए नए प्लान बनाते। एक दिन पंचायत ऑफिस के सामने विनोद एक पोस्टर चिपका रहा था। पोस्टर एक तीर्थ यात्रा के बारे में था। भूषण अपने पैसे से गांव के बूढ़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेज रहा था। विकास ने पोस्टर पढ़ा और विनोद से बोला, ए विनोद, ये जगह केवल ऑफिस के काम वाले पोस्टर के लिए है, तुम्हारे पर्सनल प्रचार के लिए नहीं। बगल में खड़ा माधव तपाक से बोला, ये गांव का ही काम है। भूषण भाई जैसा भला मानुष गांव के बुजुर्गों को तीर्थ करा रहा है तो इनका छाती फट रहा है। सचिव जी ने विकास को शांत कराते हुए कहा, विकास, बस काम से काम रखा कर, उन्हें जो करना है करने दे, क्यों फालतू में पंगे लेना। जब अगली बैठक हुई तो विकास ने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी, आपको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये भूषण अगला चुनाव भी जीतने नहीं देगा। प्रधान जी ने बेफिक्री से कहा, अभी हमारा ध्यान प्रहलाद को विधायक बनाने पर है, तुम चिंता मत करो, उसे जो करना है करने दो, कोई 4 साल का काम याद नहीं रखता। जब चुनाव में 1 साल बचेगा तो उसके काम में टांग अड़ाया जाएगा। भूषण ने खूब प्रचार किया कि वो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा है। एक दिन विकास जब ऑफिस पहुंचा तो सचिव जी अभी नहीं आए थे। भूषण ने तंज कसते हुए कहा, विकास, तुम्हारी दादी को भी तीर्थ पर जाना हो तो बता देना। एक आधार कार्ड का कॉपी और 2 फोटो लगेगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। विकास ने सपाट मुंह बनाकर कहा, नहीं, उनको जाना होगा तो वो खुद के पैसे से चली जाएंगी। तभी विनोद बोला, दादी इसके चाचा के साथ रहती है, ये क्या भेजेगा, इसके चाचा से बात करना पड़ेगा। जिस दिन बस गांव से निकल रही थी, भूषण ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया था। हर तरफ भूषण की वाह वाह हो रही थी। इधर पूर्व प्रधान जी को बीपी की शिकायत थी तो डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह टहलने की सलाह दी थी। आजकल चारों सुबह सुबह टहलने निकल जाते थे। जब से टहलने लगे हैं, अच्छा महसूस होता है, प्रधान जी ने एक दिन कहा। विकास बोला, हम कहबे किए थे, सुबह सुबह टहला जाए, सारा रोग दुख भाग जाएगा। चारों टहलते टहलते गांव में वापस घुस रहे थे कि दूर से ही देखा, बहुत भीड़ लगी हुई थी। प्रहलाद चाचा बोले, बनराकस लग रहा है, फिर कोई गेम कर रहा है। थोड़ा पास जाने पर रोने की आवाजें आने लगी। विकास बोला, नहीं प्रहलाद चा, ये तो रोने की आवाज है। लग रहा है किसी के घर में मौत हुई है क्या। जैसे जैसे वे पास आ रहे थे, रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। विकास बोला, ये एक घर से रोने की आवाज नहीं है। चारों भीड़ की ओर दौड़े। भूषण, माधव और विनोद बीच में खड़े थे। तीनों अपना माथा पकड़कर खड़े थे और उनके चेहरे रुआन से थे। प्रहलाद चाचा ने पूछा, क्या हुआ विनोद। एक आदमी भीड़ में से आगे आया और बोला, जो बस तीर्थ के लिए जा रही थी, उसका ब्रेक फेल हो गया और वो पुल तोड़कर नदी में गिर गई। सारे लोग मर गए। बस ड्राइवर किसी तरह तैरकर बाहर निकला, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। गांव में जब बुरा होता है तो सब एक हो जाते हैं। अगले दिन 22 लोगों की लाशें गांव में पहुंची। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। गांव वालों ने निर्णय लिया कि सब लोगों की सामूहिक तेरहवीं की जाएगी। गांव ऐसा लग रहा था जैसे वीरान हो गया हो। ऑफिस भी बंद ही रहता था।
सचिव जी अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग गए। 13वीं के दिन सारे गांव वालों ने आपसी मनमुटाव भुलाकर भोज का व्यवस्था किया। सब कुछ हो जाने के कुछ दिन बाद एक रात प्रधान जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में हाय का मैसेज किया। इसका मतलब सबको पता था। चारों निकल गए प्रधान जी के खेत की ओर। प्रधान जी बोले, बहुत दिन से मातम वाले गांव में रहकर दिमाग खराब हो गया था। विकास बोला, सही बोले प्रधान जी। अच्छा हुआ कि बनराकस ने हम लोगों का अड्डा बदलवा दिया। कम से कम यहाँ गांव का कोई हमें देखेगा नहीं, नहीं तो लोग क्या सोचते कि 13वीं हुए एक दिन बीता और ये लोग पीना शुरू कर दिए। सचिव जी, आपका इंटरव्यू कब है? प्रधान जी ने पूछा। बस शनिचर को निकलूंगा, रविवार को है, सचिव जी ने बताया। इसी शनिचर को? फिर तो 3 दिन और बचा है। चलिए, आज मूड हल्का कर लीजिए। आप भी तैयारी कर करके भारी हो गए होंगे, प्रधान जी ने गिलास बढ़ाते हुए कहा। शनिवार को सचिव जी बस पकड़कर निकल गए। रविवार को उनका इंटरव्यू हुआ और जब वो सोमवार को सुबह सुबह फकौली बाजार पहुंचे तो उन्होंने विकास को फोन किया कि वो बाइक से आकर उसे ले ले। सचिव जी वहीं एक ठेले पर पूरी सब्जी खा रहे थे कि तभी देखा, विकास, प्रहलाद चाचा और पूर्व प्रधान जी 2 बाइक से आ गए। अरे विकास, मैंने बस तुम्हें आने को बोला था, तुम पूरा गैंग लेकर आ गए, सचिव जी ने हंसते हुए कहा। विकास बोला, सचिव जी, सब टहलने निकले थे तभी आपका फोन आ गया। तो सोचे रोज टहलना तो होता रहेगा, आज फकौली बाजार चलते हैं। चारों बैठकर गांव लौट रहे थे। तभी एक काली फॉर्च्यूनर उनके बगल से निकली। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और उसमें बैठी लड़की जानी पहचानी थी। वो विधायक की बेटी थी। लड़की ने ड्राइवर को कुछ कहा और ड्राइवर ने गाड़ी बाइक के आगे लगा दी। उसके पीछे आ रही एक और गाड़ी भी रुक गई। लड़की ने अपनी उंगली से सचिव जी की तरफ इशारा किया। गाड़ी से 2 बॉडीगार्ड उतरे और सचिव जी को मारने बढ़े, लेकिन विकास और प्रहलाद चाचा भी तैयार थे। प्रहलाद चाचा ने एक का बंदूक ही छीन लिया और बंदूक के बट से ही उसे दे मारा। वो वहीं गिर गया। दूसरे बॉडीगार्ड को विकास और सचिव जी ने मिलकर धुन दिया। प्रधान जी वहीं खड़े खड़े कमेंट्री कर रहे थे, अरे मारो, हाँ ऐसे ही, बहुत बढ़िया। दोनों बॉडीगार्ड वहां से गाड़ी में बैठकर धमकी देते हुए चले गए। प्रहलाद चाचा ने उसकी बंदूक गाड़ी में फेंकी और बाइक पर बैठकर निकलने लगे। अभी फकौली की ओर मुड़ने वाली सड़क पर वे मुड़े ही थे कि पुलिस की एक के बाद एक 3 गाड़ियां आईं। प्रधान जी ने जोर से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बाइक रुकते ही प्रधान जी बोले, अभी लड़ाई खत्म हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और ये पुलिस पहुंच गई। विकास बोला, इतनी जल्दी? ये तो शहर वाले ब्लिंकेट से भी तेज हो गई है गांव की पुलिस। हम लोग का बयान लेने पहुंची है क्या? प्रहलाद चाचा बोले, पागल हो गया है क्या बे? ये पुलिस हम लोगों का बयान लेने नहीं, हम लोगों को लड़ाई के केस में गिरफ्तार करने आए होगी। साला विधायक हम लोगों को फंसा रहा है। विकास घबरा गया। पुलिस बोली थी कि 6 महीने के अंदर फिर लड़ाई करोगे तो जमानत भी नहीं होगी। इस बार तो हम लोगों का जमानत भी नहीं होगा। पर उन्हें पता कैसे चला कि सचिव जी कब फकौली बाजार आने वाले हैं? सचिव जी ने मायूस होकर कहा, मुझे लगता है विधायक की लड़की को मैं अचानक से दिख गया था और वो उस दिन का बदला निकालना चाहती थी। साला विधायक इस बात का फायदा उठा लेगा। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं मार ही खा लेता। प्रधान जी बोले, एक काम करो भाई, सबसे पहले गाड़ी मोड़ो और निकलो बीबीपुर। वहां एक वकील है, उससे बात करते हैं पहले। चारों बीबीपुर पहुंचे और सीधा वकील के घर में घुसे। तभी प्रधान जी के फोन पर रिंकी का कॉल आया। प्रहलाद चाचा बोले, हो सकता है पुलिस ही कॉल कराई हो। बताइएगा नहीं कि हम लोग कहाँ हैं। प्रधान जी ने कुछ देर बात की और फिर जोर से बोले, ये कैसे हुआ? फोन करते ही सब इंतजार करने लगे कि प्रधान जी बताएंगे कि क्या हुआ। प्रधान जी ने बताया, वो 3 जीप पुलिस हम लोगों को नहीं, भूषण, विनोद, माधव और उसके 4-5 चमचों को गिरफ्तार करने गई थी। विकास ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है? प्रधान जी बोले, ये जानने के लिए तो गांव जाना पड़ेगा। चारों गांव की ओर निकल गए। गांव में सब अपने घर के बाहर खड़े थे। पुलिस जा चुकी थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। प्रधान जी गांव के लोगों के साथ थाना की ओर निकले। दारोगा साहब बाहर आए और बोले कि थोड़ी देर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बयान देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में पत्रकार भी आ गए। एक ऑफिसर आए और बताने लगे, यहीं बगल के जिला छपरा में संदीप नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ बिहार पुलिस में शिकायत की गई कि वो दारू पीता है और मोहल्ले वालों को परेशान करता है। बिहार में दारू बंद है, तो पुलिस उसके घर गई। तलाशी में दारू के साथ साथ 35 लाख कैश मिला। जब थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी बताई, उसके बाद बिहार पुलिस ने हमें संपर्क किया। ऑफिसर ने आगे बताया, कहानी कुछ यूं है कि पूर्व विधायक चंद्रकिशोर ने भूषण और उसके साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। विधायक का चुनाव वो निर्दलीय लड़ने वाले थे, तो उन्हें बहुत पैसे की जरूरत थी।
भूषण के साथ मिलकर उसने गांव के बुजुर्गों को तीरथ पर भेजने की योजना बनाई। लेकिन इस यात्रा के लिए जो बस ड्राइवर चुना गया था वो दूसरे राज्य का था, क्योंकि इन लोगों का प्लान बस को पुल से नीचे गिराने का था। उससे पहले चंद्रकिशोर और भूषण ने कई फर्जी साथी बनाए, उनके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए और तीरथ पर जा रहे 22 लोगों में से 13 लोगों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया। फर्जी कागज लगाकर उन साथियों को नॉमिनी के नाम में डाला गया ताकि इंश्योरेंस का पैसा उनके अकाउंट में आए। इस कांड में बैंक का एक आदमी और इंश्योरेंस फर्म का एक आदमी भी शामिल है। प्लान के मुताबिक ड्राइवर को 40 लाख रुपए दिए गए थे। ड्राइवर ने पुल पर गाड़ी तेज करके उससे छलांग लगा दी और गाड़ी नीचे नदी में चली गई, जिससे सारे लोग मारे गए। ड्राइवर ने ब्रेक फेल की झूठी कहानी बनाई। इंश्योरेंस वाले आदमी को भी 40 लाख दिए गए थे ताकि इंश्योरेंस पास हो जाए। अगर ड्राइवर के घर तलाशी नहीं होती तो ये कांड कभी नहीं खुलता। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि प्रधान क्रांति देवी को भी इस बारे में पता था और उन्होंने पुलिस से यह बात छिपाई। इसलिए क्रांति देवी को प्रधान के पद से हटा दिया गया है। फुल्लरा गांव एक बार फिर सन्न था, लेकिन इस बार शोक से नहीं बल्कि धोखे के इस घिनौने सच से। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।